नमस्कार, हमें लाइव देख रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। जिस तरह हम हमेशा आपकी सेहत का ध्यान रखते हैं और लगातार बातचीत करते रहते हैं कि कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखें और इसी पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नई दिल्ली में एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा। बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर मिश्रा आपका इस चर्चा में। धन्यवाद बहुत-बहुत पूर्णिमा जी, ये चर्चा रखने के लिए। ये महत्वपूर्ण है। लोग डर जाते हैं जैसे ही कोई वायरल संक्रमण की चर्चा शुरू होती है देश में, तो जी। लोगों को डर लगने लगता है। और पिछले कुछ समय से डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी भी जारी की हुई है, जिसको वो कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, क्योंकि जो मंकी पॉक्स के बारे में जो आपने चर्चा रखी है, तो मंकी पॉक्स का जो शुरुआत है वो अफ्रीकन देशों से होता है। जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक जगह है, वहाँ से जी। शुरुआत होती है। और पिछले 2 वर्षों में लगभग 1 लाख मंकी पॉक्स के जो केसेस हैं वो चिन्हित किए गए हैं 120 देशों में। तो इतनी कोई चिंता की बात नहीं है, पैनिक करने की कोई जैसी बात नहीं है, लेकिन सावधानी हम सबको आवश्यक है, हम सबके लिए। जिसमें कोई भी विदेश से ऐसी जगह से अगर यात्रा करके आ रहा है जहाँ पे मंकी पॉक्स की संभावना रही है, तो उनकी स्क्रीनिंग, और अगर उनको कोई भी लक्षण होता है, और लक्षण अगर मंकी पॉक्स के देखें तो ये एक वायरल इलनेस है, वायरस बीमारी है, रोग है। और ये डीएनए वायरस होता है पॉक्स फैमिली का। जी। इसका संक्रमण लगने के बाद किसी के अगर हम बहुत नजदीक संपर्क में आए, और ये स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता होता है इसका जो लक्षण है, और इसके जो शरीर पे दाने भी पड़ते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, जो रैश जैसे। खसरे के लोगों को पता है, खसरा बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, लेकिन मंकी जी। पॉक्स थोड़े बड़े होते हैं। ये चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की तरह है। तो और इसको संक्रमण लगने के करीब हफ्ते भर में लक्षण आ जाते हैं। और सबसे जी। जो महत्वपूर्ण लक्षण यही है कि शरीर में, पूरे शरीर पे ये रैशेस होते हैं, जिनको हम रैश कहते हैं, छोटे छोटे बिंदियां सी बन जाती हैं। और इसके अलावा बुखार एक बहुत बड़ा लक्षण है मंकी पॉक्स वायरल इलनेस का भी। इसके जी। अलावा तो जो भी आप देखिए कि कोई भी जो लक्षण किसी भी वायरल इलनेस में हो सकते हैं, वो गले में खराश होना, सिर में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना, या शरीर में पीछे स्पाइन में, बैक में दर्द होना, फटीगेबिलिटी, और लिम्फ नोड जैसे गर्दन में हमारे ग्लैंड्स होती हैं, वो भी उनमें भी सूजन आ सकती है। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर लोगों में संक्रमण लगने के बाद, जैसे मैं अगर किसी के बहुत नजदीक संपर्क में आया हूं, जो कोई रोगी मंकी पॉक्स का है, या मैंने किसी की देखभाल करी है, तो 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक का इसका उसको वो होता है गैप, जिसमें ये बीमारी बन सकती है। और इसके बाद जब एक बार मंकी पॉक्स हो गया, तो उसके बाद इसको ठीक होने में भी वही लगभग 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। और जो ये रैश जैसे जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये आपके हथेली पे भी हो सकते हैं, हाथों में, आपके पैरों के तलवों में भी हो सकते हैं, मुंह पे हो सकते हैं। जैसे चेचक आप देखते थे पहले, चेचक के दाग पड़ जाते थे मुंह पे, और मुंह के अंदर भी हो सकते हैं, हमारे गले में हो सकते हैं, और हमारे गुप्तांगों में भी इसका असर हो सकता है। इसका कोई निश्चित उपचार नहीं है, क्योंकि ये वायरल इलनेस है। शुरू में कुछ एंटीवायरल मेडिकेशन दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कामयाब नहीं होते वायरल इलनेसेस में ये जो इस तरह के एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं। स्वतः ये भी रोग अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है, और यदि हमारा शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो ठीक रहेगी, तो ये स्वतः 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में वो उसके छोटे छोटे खुरंट बन के झड़ जाते हैं, और वो ठीक हो जाता है। इसमें इसकी तरह, स्मॉल पॉक्स की तरह, बड़ी चेचक की तरह
इसमें निशान नहीं उतना पड़ता, जैसे चिकन पॉक्स में भी उतने निशान नहीं पड़ते, मीजल्स में भी कोई निशान नहीं पड़ता है। तो इसलिए हम जब भी किसी के संपर्क में आए ऐसे व्यक्ति के या ऐसे एरिया में हम यात्रा करें जहाँ पे मंकी पॉक्स है, तो पहले तो उसको अवॉइड ही करें, ना अनावश्यक हो तो न जाएं, अगर आवश्यक नहीं है तो न जाएं, और अगर गए हैं तो इसका वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। और अभी जैसे कॉन्गो में करीब 1 लाख डोज भेजी भी गई हैं WHO के माध्यम से इसके रोकथाम के लिए। तो वैक्सीनेशन ही इन रोगों का सबसे अच्छा उपचार भी मान सकते हैं आप इसको, बचाव और उपचार दोनों ही ये हो जाता है उससे। लेकिन अभी चूंकि इतना आप देखिए पिछले 2 वर्षों में जनवरी जी। 2022 से लेके अभी तक लगभग 1 लाख मंकी पॉक्स के जो रोगी हैं वो चिन्हित हुए हैं, उनमें से लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये जी। अगर को प्रतिशत में देखें तो 0.2% मान लीजिए, 0.2%, तो मृत्यु दर कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए फिर से मैं दोहराऊंगा कि इसमें लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पैनिक ना करें और जी। अपना ख्याल रखें, और खाना पीना अपना जैसे है वो रखें, अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सांस के द्वारा नहीं होता है। सबसे अच्छी बात ये है, जैसे अच्छा। कोविड होता था वो जी। हम किसी के सांस पास में कोई है, सांस ले रहा है, वायरस निकाल रहा है, हमने वो इनहेल कर लिया तो हमको हो जाता था। मंकी पॉक्स में ऐसा नहीं होगा। आपको तभी होगा जब आप बहुत ही नजदीकी संपर्क हो आपका किसी से, या किसी को रोग हो और उसके साथ आपका शारीरिक संबंध हो जाए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। या किसी के घर में कोई बच्चा बीमार हो गया, उनकी देखभाल में उनकी माँ लगी थी, उनको हो जाए, ऐसा होता है। चिकन पॉक्स भी होता है उस तरह से, स्मॉल पॉक्स भी होता था, मंकी पॉक्स भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि हाँ ये एक नया वायरल संक्रमण है। जानकारी तो इसकी 1958 से है, लेकिन बीच बीच में सिर उठाता है, और शुरुआत ही अफ्रीका से होती है इसकी। तो मैं अभी, और जो लोग बाहर यात्रा भी करना चाह रहे हैं इन देशों में जहाँ पे मंकी पॉक्स होता है, अफ्रीकन देशों में, तो अपना एक वैक्सीन लगवा के जाएं, लोग वैक्सीन लगवा लें, जिससे प्रतिरोधक क्षमता लोगों में बन जाए इसके लिए, और वो संक्रमण से बचे रहें। और अगर लक्षण आते हैं तो उसके लिए सरकार, भारत सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो तैयारी जैसे कोविड में थी उसी प्रकार से वार्ड चिन्हित किए जाएं सभी अस्पतालों में, और देखभाल के लिए इस तरह के रोगियों को जिनकी जो गंभीर रूप से बीमार हैं, अब अन्यथा घर में आइसोलेट करके, घर में एक कमरे में रख के इनका बुखार नीचे लाना है, उनको पूरा भोजन पूरा मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन। उसके अलावा पानी खूब पिए लोग, और बुखार आता है तो वही पैरासीटामोल रामबाण है बुखार में तो। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कोई बहुत ज़्यादा परेशान, चिंतित या पैनिक करने की बात नहीं है। जी, आपने जिस तरह कहा कि बहुत ज़्यादा परेशान या चिंता करने की बात नहीं है, तो क्या ये कितनी अवधि में डॉक्टर ठीक हो जाता है और कितना समय लगता है? बच्चों में भी क्या ये हो सकता है और क्या ये किसी भी उम्र में हो सकता है? और जो महिलाएँ हैं या वयस्क पुरुष हैं, उनमें कितनी अवधि में ठीक होता है? बुजुर्गों में कितनी अवधि में इसका उपचार पूरी तरह से हो सकता है? सभी उम्र के लोगों को ये हो सकता है, बच्चों में अधिक हो सकता है, क्योंकि जो लोग 1980 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उनमें हो सकता है आप भी शामिल हों। और मैं तो उस एरा का हूँ जब स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन हुआ करता था। मैं हुँ। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन, मैस वैक्सीनेशन जब हुए थे, जिसके बाद स्मॉल पॉक्स का भारत से उन्मूलन हुआ, इरेडिकेशन हुआ 1975 में। तो 1973 में मैं मेडिकल का छात्र था और हमने हिस्सा लिया था मैस वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में, घर घर जी। जाके वैक्सीनेशन लगाए थे उस समय। तो हुँ। हम लोगों को तो स्मॉल पॉक्स के टीके लगे हुए हैं, तो जिनको स्मॉल पॉक्स के टीके लगे हैं उनमें बचाव हो जाता है मंकी पॉक्स से। हुँ। जिनका जन्म 1980 के बाद हुआ है, जब स्मॉल पॉक्स समाप्त हो गई, तो उन लोगों को इसका जो रिस्क है वो रहेगा।
और उसमें बच्चे भी हैं, वयस्क भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं और हमारे वरिष्ठ नागरिक भी हैं। सभी को इसका होने की संभावना रहेगी। जो भी संपर्क में आएगा रोगी के, उनको बच्चों में अधिक हो रहा है, ये अभी जैसे देखने में आया था पीछे, जी। लेकिन युवाओं में भी हो रहा है, 18 से 44 हुँ, वर्ष की उम्र के लोगों को भी हो रहा है। अच्छा। और इसका जैसे आपने पूछा कि संक्रमण किसी से प्राप्त करने के बाद लक्षण कितने दिन में आते हैं, तो 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक का समय होता है उसमें। और जब एक जी। बार रैश जो बन जाते हैं हमारे स्किन पे, तो वो उसको जाने में लगभग 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। और उस दौरान हमको घर में ही रहना चाहिए, क्योंकि हम अगर हुँ, जाएँगे तो दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं कहीं बाहर। मान लीजिए हम ठीक भी हैं, लेकिन जी। अगर पूरी तौर से उसके जो खुरंट हैं वो पूरी तौर से नहीं गए हैं, तो हम हुँ, जिसको हुआ है उसको बाहर बहुत ज़्यादा नहीं घुल-मिलना चाहिए लोगों से, क्योंकि जब खुरंट के नीचे भी वायरस हो सकता है, जब हुँ, ये करंट होता उछलता है, तो इसलिए लोगों को घर में ही रहें जब तक पूरी तौर से वो करंट ना निकल जाए और अपना बुखार ठीक हो जाए तो स्नान वगैरह कर सकते हैं। अपने भोजन का पूरा ध्यान रखें, न्यूट्रिशियस खाना खाएँ, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी हो और पानी की मात्रा अच्छी हो। जैसे हम लोग कोविड में भी बात करते थे। अच्छी जी। बात ये है कि अधिकतर लोगों में ये रोग जो होता है वो गंभीर नहीं है। लोग स्वतः ठीक हो जाते हैं, बुखार नीचे ठीक कर लीजिए अपना, और अपना शरीर में पानी की कमी ना होने दें, अपने खाने की कमी ना होने दें। तो मेरे ख़्याल से कोई इसमें विशेष चिंता करने का कोई कारण जी। नहीं है। तो सर जैसे आपने शुरुआत में बताया कि साँस से नहीं हो रहा, तो क्या जैसे लोग ऑफ़िसेज़ में जा रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस पर हैं, तो क्या उनको किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए सरफेसेस को लेकर? और जैसे आपने कहा कि संपर्क में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जैसे मैंने कहा, ये साँस के द्वारा नहीं फैलता है, ये संपर्क में आने से फैलता है। संपर्क मीन्स कोई रोगी है घर में, हम हाँ। उनके पास बैठ रहे हैं या उनसे उनकी ओढ़ी हुई चादर भी हम साझा कर रहे हैं, तो ये होने की संभावना होगी। हम उनके पास बैठे हैं मेट्रो में या बस में या रेल में, तो उस साँस के द्वारा वो वायरस नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे शरीर के संपर्क में जब आएँगे, तब हुँ, होने की संभावना रहेगी। ये इसमें जो फ़र्क है, कोविड और दूसरे रेस्पिरेटरी जो वायरसेस होते हैं, उसमें और इसमें ये अंतर है और बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है। इसलिए जो लोग बहुत क्लोज़, मान लीजिए किसी को जी। संक्रमण है और शारीरिक हुँ, संबंध बन गए किसी महिला और पुरुष के बीच में, तो ये हो सकता है ट्रांसमिट। हुँ। तो तो इसलिए वो ये बचाव करना बहुत आवश्यक है। और जैसे घर में है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, वो लोग इसमें संपर्क में आएँगे ही, क्योंकि जो भी रोगी है उसकी देखभाल करेंगे वो सभी लोग। मेरा दूसरा सवाल ये सर कि मान लीजिए मेट्रो में या पब्लिक प्लेस पे अ, आपने जैसे कहा कि अगर किसी की चादर इस्तेमाल कर ली जिसको जो रोगी है, तो मान लीजिए किसी रोगी को का ठीक हो रहा हो या ठीक होने की स्टेज पर हो, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ हो और वो किसी पब्लिक प्लेस पर जा रहा है और वो बस की सीट पे बैठ रहा है या मेट्रो की सीट पे बैठ रहा है या ऑफिस की चेयर पे बैठ रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, हो सकता है कुछ रह गया हो। तो भी क्या ये फैल सकता है? और जिसको एक तरह से जब ये इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका जिस दौरान ये अभी लक्षण बाहर सामने नहीं आ रहे, लेकिन रोगी के शरीर में वो वायरस प्रवेश कर चुका है। तो क्या उस दौरान भी ये हो सकता है, फैल बिल्कुल हो सकता है? सकता है ये। अगर मान लीजिए मेरे साथ में एक व्यक्ति बैठा है मेट्रो में, जी। और मेरे मैं भी ऐसी शर्ट पहने हूँ हाफ, मेरे हाथ हुँ, खुले हुए हैं, मैंने हाथ मिलाया उससे, मान ली हाथ पे उनके रैशेस थे, तो मैं वायरस ले लूँगा उनसे। हुँ, यदि इतना नज़दीक संबंध नहीं होगा तो वायरस नहीं लूँगा। तो जो वो साँस ले रहे हैं उसमें वायरस नहीं आएगा, लेकिन जब मैं शरीर का संपर्क होगा तो वायरस आने की संभावना होगी। लेकिन आम तौर से जब हम क्लोज़ कॉन्टैक्ट करते हैं तो घर में रहने वालों का ही इसमें एक अंतर होता है,
क्योंकि बाहर जी, उतना संपर्क उतने देर तक, अब मेट्रो में हो सकता है 1 घंटे तक हम साथ बैठ के हुडा सिटी सेंटर से और दूसरे एंड तक जा रहे हों, तो एक लंबी हवाई यात्रा कर रहे हैं 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की या 6 घंटे की, जी, और साथ में रोगी बैठा हुआ है, तो फिर संभावना कॉन्टैक्ट में आने की रहेगी। जी। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि चादर का इस्तेमाल कर लिया, तो वो तो कपड़ों पर भी हो सकता है वायरस उसके जो जिसमें अभी उसमें ये जो वायरस रोगी अभी उपयोग, हाँ, जो हुँ, रोगी उपयोग कर रहा है कपड़े, उनमें होगा वायरस। तो वो और वो कपड़े जो आपको नहीं अपने उसमें आने, उनको धोने के लिए अच्छे से भिगो के धो दें उनको। जी। और डॉक्टर मिश्रा मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि अब जिस तरह से हम कंटेजियस डिजीज़ेज़ की बात करें, जैसे लिफ्ट के बटन को हाथ लगाया या सीढ़ियों पर चलते हुए हैंडल पे हाथ लगा दिया आपने और हो सकता है रोगी ने भी उस सरफेस को हाथ लगाया, तो सरफेस से ही एक तरह से फैल रहा है। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि समय ऐसा है कि इसमें नई-नई बीमारियाँ सामने आ रही हैं या वायरस अपने रूप बदल-बदल के सामने आ रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे कोविड में भी जिस तरह के दिशा निर्देश हम लोग देते थे हुँ, कि अब किसी को मान लीजिए रनिंग नोज़ थी, उसने जी। अपना हाथ लगाया, किया, फिर वही हाथ लिफ्ट के बटन पे लगा दिया, तो थोड़ी इससे रिस्क बढ़ जाती। बहुत ज़्यादा तो नहीं था इस तरह का संक्रमण, इवन कोविड में जी। भी नहीं था, तो मंकी पॉक्स में हुँ, भी इतना नहीं होगा, लेकिन उससे बचाव का उपाय फिर वही है, हाइजीन। आपके हुँ, हाथ की सफाई, या दूसरे, आप ये हाथ जो मुँह पे जाता है, वो उसको उँगलियों को ऐसे टच ना करें। आप हुँ, नक्ल से बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे करके कोई नहीं मुँह को पहुँचता है। लोग हाँ, आमतौर से इसी से पहुँचते हैं, मुँह पे हाँ, हाथ फेर लेते हैं। तो जो हथेली वाला हिस्सा है, जो संपर्क में आने की जिसकी काफ़ी संभावना रहती है, उसको जो है आप उससे बटन ना दबाएँ। लिफ्ट का भी, अगर ऐसी कोई बात है। लेकिन चूँकि अब इतना इस पे बृहद तरीके से ये फैला नहीं है, तो इसलिए इतना कोई लोगों को, इसलिए बार-बार मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही ऑब्सेस्ड हो जाएँ इसके बारे में। लेकिन हाँ, बचाव उपाय, हैंड हाइजीन तो हमको रूटीन में भी करनी चाहिए। जब भी हम हुँ, बाहर से आते हैं, घर में आके हाथ धोना, ये तो नियम है हम लोगों के घरों में। तो उसमें कोई इतना रिस्क मेरे ख्याल से नहीं होगी। दूसरे, ये कोई वाइड स्प्रेड संक्रमण है नहीं कि आप कहिए जी, कम्युनिटी में फैला हुआ है। तब ये इस तरह के बचाव के उपाय ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी तो कहीं एक रोगी में आशंका हुई है कि इनको हो सकता है मंकी पॉक्स। कन्फर्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये भी नहीं पता है। तो इसलिए कोई इससे विशेष मेरे ख्याल से इस विषय में ज़्यादा ना सोचें। अपना, जब भी कोई इस तरह का कोई व्यक्ति हो जिसको रैशेज़ हों, उनसे संपर्क में आने से थोड़ा परहेज़ करें, और घर में अगर आपका कोई निकटजन है, परिवारजन है, तो उसकी तो देखभाल हमको करनी ही पड़ेगी। तो उसमें जी, रिस्क भी रहेगा, आपको होने का, हो भी जाता है। चिकन पॉक्स, मीज़ल्स हो जाते हैं हम लोगों को एक-दूसरे से घर में, जैसे कोविड हो जाता है। वो एक घर हुँ, में एक को हुआ, सबको हो जाता है जुकाम-खाँसी। तो ये तो इसमें भी वो रिस्क रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो हर चीज़ घूम फिर के कहाँ आई? आपकी प्रतिरोधक क्षमता पे। अगर जी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, हुँ, तो आपको संक्रमण, मान लीजिए थोड़ा-सा वायरस घुसा भी आपके शरीर में, तो वो नहीं करेगा रोग। लेकिन हाँ, अगर प्रतिरोधक क्षमता कम है, आप ट्रांसप्लांट हुआ है आपका, आपको कैंसर की कीमोथेरेपी लग रही है, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, हुँ, आपको और कोई रोग हैं जिसके लिए आप ऐसी दवाइयाँ ले रहे हो जिससे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रोगी हैं, जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, तो उन लोगों जी, को तो रिस्क हमेशा ही वायरल संक्रमण का बना रहता है। और उसके लिए उनको मास्क लगा के रखना, पब्लिक प्लेसेस में जब भी जाएँ, और अनावश्यक यात्रा ना करें, भीड़-भाड़ वाले जगहों पे ना जाएँ, जो हम कोविड में भी यही दिशा निर्देश और यही हुँ, सुझाव सबको देते थे। वो तो इसमें भी लागू होंगे, किसी भी वायरल संक्रमण में आजकल जो मंकी पॉक्स के अलावा तो अभी चर्चा में आया है, लेकिन और दूसरे वायरल संक्रमण तो हो ही रहे हैं। जी, हमारे समाज में, बर्ड हमारे फ्लू, चार, स्वाइन फ्लू, बिल्कुल स्वाइन फ्लू भी हो रहा है, हुँ, बर्ड फ्लू हुँ, भी हो जाता है,
फिर ये कोविड भी हो सकता है, उसमें हाँ। मलेरिया है ही, डेंगू भी हो रहा है, तो ये संक्रमण तो चल ही रहे हैं अब इस मौसम में, जो बरसात का मौसम होता है। जी। तो डॉक्टर मिश्रा, जिस तरह से हम आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखना है। तो एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को अगर बताएं कि चाहे वो किसी भी उम्र के हों, अच्छी इम्यूनिटी के लिए कैसा डाइट प्लान होना चाहिए और कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, और सुबह दिन शाम की डाइट उनकी कैसी रहनी चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारा आहार है, वो ही हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है। जी। या तो कम करेगा या अच्छा करेगा। उसके लिए हमारे आयुर्वेद ने बहुत सारे जो सुझाव देते हैं, जिस तरह का खान-पान आप करें, और कुछ काढ़ों का भी ज़िक्र हुआ था कोविड में, एक तो वो हो जाता है। दूसरा एक संतुलित आहार बहुत आवश्यक है, जिसमें एक तो जो हमारे तले हुए भोजन हैं, जी। वो नहीं उसमें होने चाहिए ज़्यादा। प्रोटीन की मात्रा हमको अच्छी मिलनी चाहिए। अब जिसमें जी। जो शाकाहारी लोग हैं, उनको प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? उनको प्रोटीन जो है वो दालों से मिल सकता है, राजमा, चना, इन चीज़ों से प्रोटीन मिल सकता है। टोफू से प्रोटीन मिल सकता है, पनीर से प्रोटीन मिल सकता है, और जो लोग अंडा खा लेते हैं, उनको अंडे हुँ। में प्रोटीन और सभी कुछ, अंडा इन इटसेल्फ पूरा एक भोजन है वो, उसमें जी। न्यूट्रिशियस वैल्यू बहुत होती है अंडे की। फिर हुँ। जो भी फल आ रहे हैं इस मौसम के, उनका सेवन बहुत आवश्यक है, तो उससे भी प्रतिरोधक क्षमता पे असर पड़ता है। और इसके अलावा थोड़ी-सी फिज़िकल एक्टिविटी भी सुबह-शाम कभी भी आधे घंटे, पौन घंटे रोज़ करें, तो वो भी आपके प्रतिरोधक क्षमता को बनाने में ठीक रहती है। फिर दूध है, जो लोग दूध लेते हैं उनको दूध लेना चाहिए। दिन में 2 बार ले लें, 1 गिलास सुबह ले लें, करीब 250 एमएल रात को ले लें। तो मैं जी। समझता हूँ कि ये सब करने से आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगी, क्योंकि प्रोटीन, प्रतिरोधक क्षमता बनाने में प्रोटीन हमें चाहिए शरीर में, और फैट उतना नहीं चाहिए। हुँ। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत अच्छा नहीं होता शरीर के लिए, जैसे मीठा अगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो भी कोई बहुत जी। अच्छा नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूँ प्रोटीन और थोड़ा-सा फैट, उसकी भी आवश्यकता तो होती है शरीर को, लेकिन कम कम मात्रा में। तो प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का एक संतुलन, और उस साथ में फल, हरी सब्जियाँ, सैलेड, ये सब चीज़ें भी, अंकुरित जैसे होते हैं, मूँग की दाल आपने अंकुरित कर ली, चने अंकुरित कर लिए, उसको लें तो उसमें विटामिन की मात्रा भी बढ़ जाती है, और हुँ। उससे प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है, तो अच्छी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि संतुलित आहार एक समझने के लिए, और आजकल तो इतना सब जानकारी गूगल गुरु पे मिल जाती है, तो आप उसमें से भी अपने हिसाब से कर जी। सकते हैं। नहीं तो पास के किसी जगह हॉस्पिटल में जाके, वहाँ पे हर जगह डायटीशियन उपलब्ध हैं, उनसे संपर्क करके उनसे सलाह ले सकते हैं। बाकी मैं जो फ़ॉलो करता हूँ, मैंने बताया, मैं तो ये करता हूँ। अच्छा, फिर कुछ लोग जो खा सकते हैं, 5-7 बादाम खा लिए, 1 आध अखरोट भिगो के रख दिया, रात को सुबह खा लिया, फिर कुछ मेथी के बीज भिगो दिए, वो खा लिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा कर सकते हैं। जी, अंत में मेरा ये सवाल, अगर जैसे हमने ज़िक्र किया कि कई तरह के वायरल जो बीमारियाँ हैं वो फैल रही हैं, चाहे हम बर्ड फ्लू की बात करें, चाहे हम कोविड की बात करें, बदल-बदल के रूप आता है कोविड भी, और जिस तरह हम कहें बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और ये मंकी पॉक्स। तो ये जो वायरस हैं, ये शरीर में जाके मतलब कुछ ऐसे हैं जो आपकी साँस के ज़रिए जाते हैं, और कुछ हैं जो सरफेस के ज़रिए जाते हैं। हमारी स्किन इतनी पोरस होती है कि स्किन से वो प्रवेश कर जाते हैं। नहीं, स्किन से प्रवेश उस तरह से नहीं करते। ये हुँ। जब हम संपर्क में आते हैं, तो अ, ये अल्टीमेटली तो एंट्री तो उनको हमारे शरीर में मिलेगी, सांस के द्वारा ही, इनको भी। अच्छा।
लेकिन फिर वो इन्फेक्टिव नहीं रह जाते हैं सांस के द्वारा, जब शरीर में एक बार अंदर चले जाते हैं। अब जैसे डेंगू है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये हैं, ये मच्छर से होते हैं, ये हवा में ऐसे नहीं होते हैं, या संपर्क में उस तरह से आने से भी नहीं होंगे, ये मच्छर के काटने से ही होंगे। कि अगर डेंगू के रोगी को मच्छर काटा है, फिर वो मलेरिया करता है तो डेंगू भी कर सकता है, चिकनगुनिया भी कर सकता है मच्छर। तो इसी प्रकार से ये जो चिकन पॉक्स के वायरस है, अल्टीमेटली तो जाएंगे तो वो शरीर में, तो एंट्री तो सांस के द्वारा ही उनको मिलेगी। मान लीजिए हम उनके साथ सो रहे हैं, कर रहे हैं, वही कपड़े इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वायरस है तो वो कहीं ना कहीं हम लोगों के मुंह पे हाथ लगता ही है, तो उससे भी होगा, शरीर में एंट्री लेगा वो वायरस। तो एंट्री तो इसकी भी क्लोज कांटेक्ट में आने पे सांस के द्वारा ही होगी, स्किन को ऐसा ब्रीच नहीं करेगा, ये जी शरीर में जाएगा, फिर आपके लक्षण करेगा, फिर आपको रैश करेगा, तो शरीर की एंट्री तो वो वहीं से होगी उसकी भी, क्योंकि अनलेस कोई हमारे शरीर पर कोई कट लगा है तो वहां से एंट्री हो जाए। तो ऐसा तो आमतौर से कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा। तो जाएगा तो वो श्वास श्वास के द्वारा ही। तो इसका लेकिन मतलब ये है कि अपनी नाक को बचा के रखना है। बिल्कुल, मतलब किसी भी अगर बाहर की सरफेस से पे हाथ लगा के नाक को हाथ नहीं लगाना, या किसी कपड़े बिल्कुल के बिल्कुल यूज किए हुए को नाक पे नहीं लगाना, या किसी बिल्कुल हैंडल को हाथ लगा के नाक को हाथ नहीं लगाना, या किसी चीज को छू के, किसी के कपड़ों को छू के नाक को हाथ नहीं लगा देना। जो मोबाइल जैसी चीज की हाँ, मैं बात करूं, तो मोबाइल को कोई धोता नहीं है, साफ नहीं करता, उसको हाइजीन करने का कोई तो तरीका नहीं है। मोबाइल मोबाइल भी संक्रमण के लिए बहुत ही एक आइडियल गैजेट है, जिससे संक्रमण फैल सकता है। और कोविड में भी इस पे बहुत चर्चा होती थी। जी मोबाइल, क्योंकि हम लोग सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी करके पकड़ लेते हैं, उठा लेते हैं मोबाइल को। तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मोबाइल भी इसमें एक माध्यम बन सकता है संक्रमण फैलने का। कि अगर किसी कोई इसका मंकी पॉक्स का रोगी है, जिसके हथेली पे रैशेज हैं, और वो मोबाइल वही इस्तेमाल कर रहा है, वो हमको हमको दे दिया, हमने भी वही कर लिया, तो संक्रमण फैलेगा, हमारे हाथ में आ जाएगा वायरस, फिर हमने उस पर अपने मुंह पे लगा लिए वो हाथ, तो फिर शरीर के अंदर चला जाएगा वो। केवल फर्क इतना है, रेस्पिरेटरी वायरस रेस्पिरेटरी इलनेस करता है और फिर फैलता है, जैसे कोविड था। ये रेस्पिरेटरी इलनेस नहीं करता, ये शरीर में एंटर करके, जैसे टाइफॉइड बैक्टीरिया है, जी वो शरीर में एंट्री करके टाइफॉइड फीवर करेगा। लेकिन एंट्री कहाँ से मिल रही है उसको? दूषित पानी से मिल रही है, या रखे हुए खाने में मिल रही है, या कहीं पर कंटेमिनेटेड वाटर है, पानी है, दूषित पानी है, उससे होता है आमतौर से। जो कॉलरा है, टाइफाइड है, इस तरह के जो रोग हैं, तो वो पहले शरीर में जाते हैं, हमारे पेट में जाते हैं, फिर वहाँ से वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में सर्कुलेशन में आ जाता है, वहाँ से गट में एब्जॉर्ब होके, तो फिर वो लक्षण करता है। और जब एक बार शरीर के अंदर ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गए, सर्कुलेशन में पहुंच गया ये बैक्टीरिया वायरस, तो वो फिर लक्षण पूरे शरीर पे होते हैं। फिर आपके ब्रेन को भी असर पड़ता है, हार्ट पे भी डाल सकता है, लंग्स पे भी डाल सकता है, किडनीज पे भी, लिवर पे भी, मांसपेशियों पे भी, कहीं पे भी उसका असर हो सकता है। क्योंकि इतना सूक्ष्म होता है कि वो कहीं पे भी शरीर के किसी भी बॉडी फ्लूइड में जा सकता है वो। तो इसका मतलब ये हुआ, ब्लड में अगर किसी का पीएच लेवल अच्छा है। नहीं, ब्लड का तो पीएच एक बड़ा डेलिकेटली बैलेंस्ड होता है, और वो पीएच तो होता ही है ब्लड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा हुई तो लक्षण करेगा, मात्रा कम हुई तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता उसको मार के बाहर कर देगी, उस पर निर्भर करते हैं लक्षण। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर एमसी मिश्रा, हमसे बात करने के लिए, विस्तार से इस पर जानकारी देने के लिए। जब आपसे बात होती है तो मेरे सवाल खत्म नहीं होते हैं, मेरे पास तो बहुत सारे सवाल होते हैं कि अब मैं आपसे ये भी पूछ लूँगी कि ये वायरस शरीर में जाके करता क्या है? कौन से स्किन पे कैसे इसका असर आता है? बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में जो मैं लगातार आपसे पूछ सकती हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अंत में आप क्या कहना चाहेंगे?
अंत में यही कहेंगे कि इस बहुत चिंतित ना हो मंकी पॉक्स के विषय में, पैनिक ना करें, केवल बचाव जो कोविड में हम लोग बताते थे वही बचाव आपको इससे भी बचाएंगे। कोई आपके घर में आपका निकटजन जिनको ये रैशेस हुए हैं, मंकी पॉक्स का उसमें लग रहा है, संदेह है, उसको मान के और उसी प्रकार से उनको उनकी देखभाल करें और हाथ धोने की प्रक्रिया थोड़ी सी ज़्यादा करें जब आप किसी की देखभाल कर रहे हैं, और मास्क लगा लें जिससे आपका हाथ बार बार मुंह पे नहीं जाए। वो मास्क अगर लगा होगा तो फिर बच जाते हैं हम उससे काफ़ी। तो ये बहुत अच्छा, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ठीक है तो फिर थोड़ा बहुत वायरस अंदर जाएगा भी, वो शरीर हमारा स्वस्थ शरीर उसको निकाल देगा मार पीट के। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपना संतुलित आहार करें, व्यायाम करें। हमारी दिनचर्या कैसी है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे अगर नहीं जा अनावश्यक है तो ना जाएं। जी, आपने एक चीज़ कही इसमें कि अगर वायरस का जो संख्या कम है, तो ये मंकी पॉक्स के केस में भी अप्लाई होता है कि अगर वायरस की जो आपके शरीर में जा रहा है और उसकी संख्या कम है, तो वो उतना असर नहीं करेगा? वो तो है ही, हर एक को तो नहीं होता ना, संपर्क में आने पे भी हर एक को तो नहीं संक्रमण होता है, कुछ लोगों हुँ, को होता है। अब जैसे अगर आप देखें 2022 जनवरी से और अब तक अगस्त 2024 तक 1 लाख लोगों को पूरी दुनिया में हुआ है, 200 लोगों की मृत्यु हुई है। तो सबको तो नहीं हुआ, कांगो में भी सबको तो नहीं हो रहा है, जी। फैल रहा है लेकिन सबको तो नहीं हो रहा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादातर लोगों को नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, हुँ। अगर जैसे ही शरीर की हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हुई, तो हमें पकड़ लेगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और हमारे दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए। डॉक्टर एमसी मिश्रा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, दिल्ली एम्स के आप डायरेक्टर रह चुके हैं और लगातार आप स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर हमें जानकारी देते रहते हैं और हमारे दर्शकों को जागरूक करते रहते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, और इससे लोगों को लाभ मिले, हम यही कामना करते हैं और लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जी, तो आपने मास्क का भी इसमें ज़िक्र किया, तो मुझे लगता है कि जिस तरह आपने एक बार फिर सलाह दे दी है लोगों को कि मास्क अगर आपने पहना है तो आप बच सकते हैं, तो नाक पर हाथ उस तरह से नहीं जाएगा। नहीं, एज़ अ प्रैक्टिस। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे आप जापान जाइए तो वहाँ तो लोग मास्क बिना कोविड के भी लगाते थे, ट्रेन में, हमने हुँ। देखा। और यहाँ पे भारत में भी बहुत सारे लोग, हमारी पत्नी है वो लगाती हैं मास्क, अभी भी हॉस्पिटल में जाती हैं। इनफैक्ट मैं पब्लिक प्लेसेस पे जाती हूँ तो मेरा मास्क लगाना नहीं हटता। मतलब हाँ, बस मैं तो लगाती ही हूँ, अगर मैं ड्राइवर बैठा है तो भी मैं एक मास्क लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वो पब्लिक आपको प्लेसेस प्रदूषण, पे। मास्क आपको हाँ, प्रदूषण से भी बचा रहा है, जी। प्रदूषण से भी बचा रहा है, तो ये भी हुँ। समझना है लोग। तो मेरी तो आदत का ये हिस्सा बन चुका है, मतलब मैं एज़ अ रूल पब्लिक प्लेसेस पे जब भी होती हूँ मेरा मास्क होता है। कुछ जगहों पर अगर मतलब सोशलाइज़िंग है तो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर अगर मैं किसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर हूँ या ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो मैं लगाती ज़रूर हूँ। बिल्कुल, तो ये शुक्रिया। बहुत अच्छी अच्छी आदत बन गई है। चलिए, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। तो हमारे जो भी दर्शक हैं उन्हें अगर ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसको लाइक करना, इसे शेयर करना ना भूलें। बहुत-बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।